देखो 11 मार्च का मेरे पास असली पेपर आ चुका है। क्लास 10 वाले बच्चे का जो सामाजिक विज्ञान का 11 मार्च को एग्जाम होने वाला है, वो 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। उसका असली पेपर मेरे पास आ चुका है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 10 वाले विद्यार्थी 11 मार्च को जो जो विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनका एग्जाम जो है ना 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला 70 अंक का होगा। और यही असली पेपर है। इस वीडियो को जो देखकर जाएगा ना, वो 100% सारे प्रश्नों को बना करेगा। चले एक एक प्रश्नों को देखते हैं, एक एक प्रश्नों को समझते हैं आखिर क्या है प्रश्न। देखो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा आपको निर्देश भी दिया होगा कि जो प्रश्न पत्र होता है वो पढ़ने के लिए आपको लगभग 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, मतलब 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम है, जिसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। उसके अलावा भी आपको देखो कुछ महत्वपूर्ण बातें लिखा हुआ है कि जो 20 को आपका प्रश्न मिलेगा 1 नंबर से 20 नंबर तक, वो बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न, और इन सारे प्रश्नों को ओएमआर शीट में मतलब रंगना होता है। मेरे कहने का ये मतलब कि 20 को ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें 4-4 ऑप्शन होता है, और उसमें जो सही होगा उसको ओएमआर शीट के अंदर फिलअप करना होता है, भरना होता है। उसको जैसा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले ये समझते हैं कि देखो बहुविकल्पीय प्रश्न 20 को ऑब्जेक्टिव देगा। इसमें जो आंसर, जैसे मान लो कि अगर A1 का 1 नंबर सही है तो 1 नंबर क्या करेंगे, मतलब A नंबर जाकर उसमें गोले के अंदर रंग देंगे। वही मार्कशीट मिलता है एक रंगने वाला। ठीक है, चलो एक एक प्रश्नों को देखते हैं। देखो पहला प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था। खिलाफत आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी नहीं चलाए थे। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रश्न देखिए। दोनों प्रश्न बोला कि 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ था। तो फ्रांस में हुआ था, इसी कारण से फ्रांस की क्रांति हुआ था वहां पर। ठीक है, ये घटना फ्रांस की है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न को बढ़ते हैं। बोला कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। तो ज्योतिबा फुले इसके लेखक है। कौन? ज्योतिबा। जो गुलामगिरी चैप्टर्स है उसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन है? ज्योतिबा फुले। जो गुलामगिरी किताब है उसके लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। सही सही देख लीजिए और सही से एग्जाम में मार्क आइएगा। 4 नंबर प्रश्न बोला कि 1929 की महामंडी का प्रमुख कारण क्या था। देखो 1929 के महामंडी का प्रमुख कारण क्या था, तो वो प्रमुख कारण था कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और समझते हैं। बोला कि 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ किया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। फिर अगला प्रश्न बोला है, 6 नंबर प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा समूह अल्पसंख्यक है। यानी बताना है कि कौन सा समूह जो है ना अल्पसंख्यक है। देखो श्रीलंका में जो ना कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, तो आपका तमिल जो परिवार है वहां पर अल्पसंख्यक है। कहाँ? श्रीलंका में। श्रीलंका में तमिल परिवार सबसे अल्पसंख्यक होता है। ठीक है, मतलब वहां पर है। आगे प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि। देखो भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। मतलब शक्तियों को बांटा गया है राज्यों में, देश में, उसका जिला में, प्रखंड में, गांव में। देखो गांव में मुखिया होता है, प्रखंड का वीडियो होता है, ठीक है, जिला का जिला अधिकारी होता है, तो उसी को विकेंद्रीकरण हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत में संघीय व्यवस्था है क्यों? क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। आगे प्रश्नों को देखते हैं। एक एक प्रश्नों को देखिए, सारे प्रश्न एकदम आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है। पता ना कौन जो ना संघीय राज्य नहीं है। तो जो आपका दिल्ली है ना, ये दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बोला 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल के बिना लोकतंत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो इसमें बोला कि कौन सी व्यवस्था के राजनीतिक दल आवश्यक शर्त है, तो वो आपको हो जाएगा लोकतंत्र हो जाएगा। आगे 10 नंबर बोला कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है। यानी किसका संबंध लोकतंत्र में नहीं है, तो आपको ऑप्शन डी मारिएगा। देखो बोला कि जनमत, जनमत मतलब जनता सरकार चुनता है, चाहे राजनीतिक दल या उत्तरदायी शासन, तीनों होता है लोकतंत्र में। लेकिन कौन लोकतंत्र से संबंध नहीं रखता ये बताना है। तो बहुसंख्यकों का जो शासन है ये लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, क्योंकि जो बहुसंख्यक हैं उन्हीं का शासन यहाँ पर नहीं चलेगा। हिंदू ज्यादा मात्रा में तो जरूरी नहीं कि यहाँ पर हिंदू शासन करेगा। कई बार मुस्लिम भी यहाँ पर राजा बना हुआ, मतलब राष्ट्रपति बना हुआ। मतलब ये लोकतंत्र नहीं कहता। लोकतंत्र कहता है कि जो अच्छा होगा वही यहाँ पर शासन करेगा। ठीक, जो जनता का भलाई सोचने वाला होगा। आगे 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। यानी कौन सा खनिज धातु है। यानी धरती से निकल के लोहे का रूप बनता है धातु का, तो आपका लौह अयस्क हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा आपका डी। अगला 12वां प्रश्न बोला है कि देखो कपास की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयोग की जाती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे प्रश्नों को देखते हैं। 13वां प्रश्न देखिए।
20 को ऑब्जेक्टिव आपका प्रश्न है। 13 नंबर बोला निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल बॉक्साइट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो कच्चा माल होता है मतलब कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग होता है, तो कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट में आपका एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का ही मुख्य एस्क होता है बॉक्साइट, करेक्ट मार लेंगे इसका भी। 14 नंबर प्रश्न बोला निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार क्या है। देखो तो सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार आपका उद्यमों का स्वामित्व है। क्या? उद्यमों का स्वामित्व, करेक्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी। आगे प्रश्न नंबर 16 देखिए, बोले कि एजेंडा 21 का संबंध किससे है। देखो तो सतत पोषणीय विकास से होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो एजेंडा 21 है उसका संबंध किससे है, तो सतत पोषणीय विकास से है। आगे उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था, तो 1986 में बना था, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुआ था। तो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का शुरुआत आपका 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। आगे प्रश्न में 19 और 20 देखते हैं। 20 को ऑब्जेक्टिव था आपका। 19वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। कौन जैव संसाधन है? तो जो मत्स्य पालन है वो आपका कौन सा संसाधन है? जैव संसाधन है। 20 नंबर और अंतिम ऑब्जेक्टिव देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश का मानव सूचकांक सर्वोच्च है। कौन ऐसा देश है जिसका मानव सूचकांक सबसे ज्यादा है, तो वो देश आपका कौन है? श्रीलंका है। आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर सी। तो इस तरीके से मैंने आपका 20 गो ऑब्जेक्टिव करा दिया, जो 20 गो आपको आने वाला। इन 20 ऑब्जेक्टिव को देखकर अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। अब जैसा लॉन्ग प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, लॉन्ग किस टाइप से प्रश्न आता है ये समझिए। देखो सबसे पहली बात, देखो इसमें आपका क्या है ना कि लॉन्ग जो प्रश्न होता है वो आपका 2 टाइप से आता है। 4 नंबरिया प्रश्न आता है और 6 नंबरिया प्रश्न आता है। समझा रहा हूँ? 4 नंबरिया प्रश्न आपको 4 गो देगा, मतलब 16 नंबर का 4 नंबरिया प्रश्न, यानी 4 गो 4 नंबरिया प्रश्न होता है। और 6 नंबरिया प्रश्न भी 4 गो होता है, यानी ये आपका 24 नंबर का होता है। जोड़ के देखिए जैसा कितना नंबर का हो गया, तो 24 और 16 40 नंबर और 10 नंबर का फिर आपको आगे चल के 1 नंबरिया प्रश्न देता है ऑब्जेक्टिव, जिसको मानचित्र पर दर्शाना होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही प्रश्न होता है, उसको जवाब देना होता है। यानी 50 नंबर का लॉन्ग होता है। 4 नंबरिया 4 गो प्रश्न देगा, यानी 16 नंबर का 4 नंबरिया, 24 नंबर का 6 नंबरिया, 40 नंबर और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। एक एक प्रश्नों को देख लीजिए, गूगल अभी समय है, गूगल पर सर्च मार लीजिए और जाके प्रश्नों को बना लीजिए। और यदि आप नहीं बना पाते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करिए जो स्क्रीन पर दिया गया है, वहां पर मैं आपको सारे प्रश्नों को हल दे दूंगा। देखो पहला प्रश्न बोल रहा है, लॉन्ग जो प्रश्न है, भारत के आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव का विश्लेषण करिए। यानी प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत की राजनीति पर और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है ये लिखना है। नहीं तो अथवा में आप ये वाला तो या तो ये बनेगा, तो ये वाला बना सकते हैं कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं 2 कारणों का व्याख्या करना। तो दोनों में से कोई एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेके गूगल पर सर्च मार के आंसर लिख लीजिए। नहीं हो रहा था मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करिए। आगे 22 नंबर बोला है लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित आपको उत्तर करना है। लोकतंत्र जो है सभी समस्याओं को हल करता है कैसे, आपको एग्जाम्पल के आधार पर इसको बताना है। नहीं तो राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों को बताना, राजनीतिक दल क्या कार्य करता है। तो दोनों में से कोई प्रश्न आप यहाँ बना सकते हैं। प्रश्नों को देख लीजिए सिर्फ, ठीक है ना। 23 नंबर प्रश्न बोला है कि एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व को उल्लेख करना है। भारत में पाई जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है। यार मिट्टी के बारे में आपको लिख देना है, ठीक है। गूगल पर सर्च मार के लिख लीजिए। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव बताइए आप, ठीक है। आगे देख सकते हैं 24 नंबर बोला है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक टिप्पणी आपको लिखना है। नहीं तो तृतीय क्षेत्र के बारे में आपको लिखना है। तृतीय क्षेत्र सारे क्षेत्रों से भिन्न होता है कैसे। तो ये प्रश्न आपका 4 नंबरिया प्रश्न आपको 4 गो करता है। 4 नंबरिया प्रश्न 4 गो करेगा, यानी 16 नंबर का प्रश्न होता है। ये 4 नंबरिया मैंने जो प्रश्न दिखाया उसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए और लेके आप गूगल पर सर्च मार के उसका आंसर देख सकते हैं। अब जैसे 6 नंबरिया प्रश्न की बात करें, 6 नंबरिया प्रश्न भी आपको 4 गो आता है, ठीक है ना। जैसे 25 नंबर प्रश्न महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलन का कारणों और परिणामों का वर्णन करिए। तो महात्मा गांधी जो 3 सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे उसके बारे में वो क्या करना है, लिख देना है। या अथवा में आपको दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था या क्यों चलाया गया था, इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ये तो लगभग 4 गो 6 नंबरिया प्रश्न देगा। मैं प्रश्न दिखा दे रहा हूँ, आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जाके गूगल पर सर्च मार के एक बार सारे प्रश्नों का आंसर ढूंढ लीजिए। नहीं हो रहा तो मैं इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करिए, ठीक है। वहां तक और यहाँ से जो 29 और 30 नंबर आपका चालू होगा, ये आपको मतलब 29 का क और 29 का ख, ठीक है ना। इसमें ऑब्जेक्टिव आपको 5 गो मिलता है,
मतलब चार गो 4 नंबरिया, 4 गो 6 नंबरिया हल करने के बाद फिर अंत में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न आता है। जैसे वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1900 इतना में हुआ था, तो बोल रहा है कि भारत को रेखांकित इतना पृष्ठ पर इतना द्वारा नाम सहित दर्शाना है, यानी हई सबको कहाँ भारत के नक्शे पर आपको दर्शाना होता है। तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। एक बार प्रश्नों को देख लीजिए, गूगल पर सर्च मार के सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। 29 का क और फिर आगे 29 का ख भी देखिएगा, तो इसमें 5 गो आपका ऑब्जेक्टिव होता है। तो मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो 20 गो ऑब्जेक्टिव आएगा और उसका 16 नंबर का 4 नंबरिया आएगा, 24 नंबर का आपका आएगा 6 नंबरिया और 10 नंबर का फिर आपका ऑब्जेक्टिव आएगा जिसको मानचित्र पर दर्शाना होता है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ के देखिए, 70 नंबर का आपका एग्जाम हो जाता है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो जाइए आराम से गूगल पर सर्च मार कर सब चीज़ देख लीजिए और एग्जाम में पूरा लिख कर आइए।